यह देखो सेट 7 चल रहा था ना, आज सेट 7 खत्म कर लो, आज लास्ट हो जाएगा। देखो सुन लो इन्फॉर्मेशन फिर से कि आज सेट 7 खत्म कर देंगे से। इसके बाद आपका 2025 में जो भी पेपर हुआ है वो कंप्लीट, ठीक 2025 का टोटल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान इसके बाद 2024 वाला जो पेपर है शायद आपको मिल जाए ना, अगर विद्यालय चलेगा, अगर छुट्टियां घोषित आगे नहीं होती हैं ना, तो 2 तारीख से विद्यालय चलेगा, 2 तारीख से आपको फिर 2024 वाला भी सेट मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और कल से शायद हम लोग पढ़ना चालू करेंगे सेट फर्स्ट हिंदी ना, 2025 का सेट फर्स्ट हिंदी पेपर हिंदी कर लेंगे, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ये हिंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं कराएंगे, हिंदी केवल 2025 का 7 सेट कराएंगे। उसके बाद इंग्लिश और क्या बचेगा, संस्कृत ना, इंग्लिश और संस्कृत तब चलेगा, ठीक। और ये जैसे शाम को चल रहा है क्या फिजिक्स, वो चलता रहेगा जब तक 7 सेट खत्म नहीं होगा, तब तक फिजिक्स वाला जो अंसाल है वो चलता रहेगा, ठीक। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन से आपका फिर हम लोग जो भी रहेगा तब तक तो कम आ जाएगा पेपर भी ना, तो पेपर देना अपना अच्छे से। अब आज अंतिम दिन है साल का और तुम लोग उड़दंगाई करना बंद करो, कितनी बार समझा दिया, अब छोटे बच्चे नहीं हो, समझ गए। जो अब अगले कल से नए साल में घुस जाओगे और नए साल पे कुछ ऐसा मत करो कि आप आगे बढ़ो, हो गया 9 मटर गश्ती कर लिए, 10 अंतिम चल रहा है, बस एक महीने 1.5 महीने बाद पेपर होगा, जो भी करना है कर चुके, अब केवल पढ़ो ना, 1 महीने केवल पढ़ो, केवल पढ़ना है आपको बस। और नहीं तो देखो अभी है यही 2 साल 1 साल, मैं जानता हूँ कुछ लोगों का मन है कि मैं बिजनेस करूँ, करो, मैं नहीं कहता कि बिजनेस नहीं, बिजनेस बेस्ट है ना, लेकिन उसके लिए ही पढ़े लिखे होना जरूरी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना है, उसके लिए भी आना चाहिए। ये नहीं कि आता जाता कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट तो छोटा बिजनेस कर पाओगे, बड़े बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, कितना करें कैसे करें, उसको मैनेजमेंट सीखना पड़ता है, वहाँ भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक। देखो कहाँ तक कर लिए थे, और अब देखो कल विपिन बताएंगे, और अगर चला तो ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को मनाना हो तो विपिन बताएंगे मनाया जाएगा कि नहीं, और नहीं मनाया जाएगा तो आज से अग्रिम बधाई आपको 2026 की पहले से, ठीक, वो विपिन बताएंगे। मेरे तरफ से आज से ही आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से। अगर चला, हाँ अगर कल चला तो ठीक है, और नहीं तो आज सभी यूट्यूब वालों को भी जो देखेंगे उनको एक आध के अपलोड कर दीजिएगा कि आज से, हाँ मेरी तरफ से सबको बधाई हो। और अच्छे से क्या करें, यूट्यूब पे जो लेक्चर केवल यूट्यूब पे देखकर सीख रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें, और उनको भी ये जरूरी नहीं कि जो पढ़ रहा है यहाँ बैठ के वही बेस्ट नंबर ला सकता है ना, पढ़ने वाले एक से एक ब्रिलियंट हैं। आप लोग एपीजे उनको सुने होंगे, अब्राहम लिंकन को कोयले की राख से पढ़े थे, और किसके उजाले में जुगनू और जोजिया हाँ बीड़ी जल रहा था उसके उजाले में पड़े थे, नहीं उजाले में पड़े थे, लेकिन चांद के उजाले में, जो अर्धचंद्र का नहीं, अमावस्या और पूर्णिमा आप जानते हो, जब पूर्णिमा आने वाला रहता है तो पूरा चांद होता है। पूर्णिमा में क्या होता है, अमावस्या और पूर्णिमा जानते हो ना, अमावस की रात यानी जब अमावस्या होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण लगता है, अमावस्या में फुल चंद्रमा होता है ना, तो उसी नहीं जैसे पढ़ते उनकी माँ गरीब थी ना, कहावत नहीं है, सही है। अच्छा है, बहुत सारी कहानियां आप देखो तो सीखोगे ना। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते ही होंगे, मिसाइल मैन, वो कितनी बार फेल हुए थे, पेपर बांटते थे, बहुत बार फेल हुए थे, आत्महत्या करने जा रहे थे फिर बच गए। बाद में उन्होंने मिसाइल का जो किया, जब फोन आया उनके पास ना इंदिरा गांधी जी का कि आपको बनाना है, आपसे मीटिंग है, तो अपने गुरु से बोले, जो जिसको मानने वाले थे, जिसको भी मानते होंगे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मीटिंग है, क्या पहनूं, क्योंकि वो साधारण कपड़े में हमेशा रहते थे। एपीजे अब्दुल कलाम को आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा टीफा टाइट नहीं रहे हैं। एक समय ऐसा था जिस समय राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पावरफुल, आप अटल बिहारी वाजपेयी को जानते होंगे ना, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों लोग बहुत पावर, पोखरण जानते होंगे आप लोग, राजस्थान का ना, वहाँ परमाणु परीक्षण जो किया गया था इन्हीं के दौरान, इन्हीं के समय में किया गया था, समझ गए। तो ये लोग बहुत
ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े पावरफुल रहे हैं, बहुत पैसे वाले थे, बहुत नीचे से उठ के तब ऊपर उठ गए हैं, समझ गए। चाहे जो देख लो, अगर आप अभी देख लोगे तो सबके सब ऐसे छोटे ही रहे हैं, बहुत आगे पद पे कोई गया है तो ऐसे नीचे ही तबके का आदमी गया है, समझ गए। तो तुम लोग जो मटर गश्ती करते हो, मटर गश्ती छोड़ो, अब पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ कि अब नहीं समय बचा है, अब पढ़ने का समय बचा है। नहीं तो एक मुंह बनाते हो, मान लो तुम लोगों को मैथ सही है, साइंस सही है, हिंदी सही है, संस्कृत और इंग्लिश के लिए रोज बोलते हो। संस्कृत इंग्लिश तो पढ़ो, अपने मन से कुछ नहीं करना। बकवास करने को कह दो, फालतू बातें करने को कह दो, पीछे बैठ के यहाँ उड़दंगाई करने को कह दो, बस ना। तो इसीलिए मैंने कह दिया आप लोगों को, कल की आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर ना, बहुत शुभकामनाएं। एडवांस नहीं, अब एडवांस है क्या है वो तो विपिन बताएंगे, मुझे नहीं पता। हाँ पढ़ाएंगे, पढ़ाना मुझे पता है। अच्छा सर टी वाला कहाँ तक टी हो गया था, अब करना ना का वर्णात्मक प्रश्न या वर्णात्मक प्रश्न। और कौन सा वर्णात्मक प्रश्न? दूसरे का एफ करना है। लास्ट बचा था, यही आप लोग नहीं किए थे ना। एफ नंबर का ही कह रहा है, देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के सर्वेक्षण पर परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार का माप 1 से 3। माप देखो दिया है वर्ग अंतराल में। परिवार का माप, परिवार का माप ना, और परिवारों की संख्या। अब यहाँ कह रहा है 1 से 3, फिर मत बोलो तुम लोग, यहाँ नवमी और अष्टमी मत किया करो। 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, 9 से 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ये देखो दिया है, सारा निम्नलिखित संबंधित आंकड़े प्राप्त हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञान। देखो आंकड़ों का बहुलक, पहली बात तो ये बहुलक वर्ग कौन सा है? बहुलक कौन है मंगेश? यहाँ बहुलक कौन है? गुड। इसका बहुलक वर्ग कौन होगा? अब देखो बहुलक वाले को कहते हैं F1। क्या कहते हैं? इसके ऊपर वाले को कहते हैं F0, नीचे वाले को F2 कहते हैं। जो F1 होता है, जो बहुलक होता है ना, उसी के अंतराल को लेते हैं। इस अब देखो सूत्र होता है बहुलक बराबर क्या होता है? F1 L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या? देखो एकदम सिंपल होता है। बहुलक जब भी पूछ ले 2 नंबर एकदम पक्का है। L किसे कहते हैं? लोअर लिमिट। यहाँ लोअर लिमिट कौन है? बहुलक वर्ग का लोअर लिमिट L कहलाता है। बस अब रखना है H किसे कहेंगे? H के बारे में जानकारी नहीं है तो H बराबर होता है कितने कितने का अंतर है। 9 और 11 में कितने का अंतर है, तो इसी को कहते हैं H। समझ गए? अब रखना आपको आता है। L का मतलब कितना दिया है? 3 प्लस F1 है कितना भैया? 8 है। F0 क्या है? 7 है। अब यहाँ देखो 2F1, 2 का F1 में 2 का गुणा कर दो, 8 दूना 16 माइनस कितना है? F0 7 माइनस F2 कितना है? 2 और इनटू H अंतराल कितने कितने का है? 2 का है। ठीक। अब इधर जोड़ेंगे 3, 8 में से 7 जाएगा 1 और बटे 7 2 9, 16 में से 9 जाएगा 7 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 बटे 7। भाग देंगे जो भी आएगा दशमलव में। 7 दूना 14, 3.2 ना, देख लेना भाग देने पे 0 आएगा क्या? 0 से अरे 2 7 का भाग तो नहीं जाएगा, क्या बढ़ाओगे? 10 यहाँ 0, 7 दूना 14, अच्छा आ जाएगा। 0 उतारेंगे 7 8 56, यह आ जाएगा कितना? 3.28।
यही आ जाएगा क्या, बहुलक, इसका बहुलक। अच्छा एक सूत्र याद रखना, इस बार हो सकता है, मुझे लगता है क्यों हो सकता है दे, बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे, याद रखना एक नंबर का देगा अगर, तो बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे, कर लोगे ना। ये था बहुलक। बहुलक बहुत सिंपल होता है, अगर बहुलक दे दिया, कभी कभी यही 4 नंबर में देता है, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में ना, उसका मूड है देगा। तो अगर 6 नंबर, कभी 6 नंबर में भी दिया है, इसी सेट में किसी ने 4 नंबर का दिया है, समझ गए, सिंपल है, कर लेना। अब ये हो गया वर्णनात्मक प्रश्न संख्या दूसरा। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, समझ गए ना, निकाल लोगे बहुलक। बहुलक बहुत सिंपल, उत्तर मिला लो अपना। नेक्स्ट देखो कौन सा है, दूसरा ना। अब दूसरा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये एक का था, अब दूसरे का चलेगा, दूसरे का ए, यहाँ लिख लो दूसरे का ए वाला। दूसरे का ये देखिए क्या करा, द्विघात बहुपद, इस बार बहुपद दिया है 3x² माइनस एक्स और माइनस 4। द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब आपको ये जांच करना है, इसका शून्य पहले ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसको समीकरण बना देगा। अभी ये बहुपद है, बहुपद में बराबर में 0 नहीं होता, समझ गए ना, घात ऋणात्मक नहीं होती, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, और बराबर में 0 नहीं हो। तो इसका पहले शून्य ज्ञात करने के लिए इसको समीकरण बनाएंगे। तो क्या करेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या, 0। अब ऐसा गुणा करो ना, इसका इसमें पहले गुणा कर दो, 4 तिहाई गुणा करने पे 12 आए, और जोड़ो घटाओ तो 1 आए। 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस x माइनस प्लस 3 और माइनस 4 बराबर क्या, 3, यहाँ x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 4, और यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे 3x माइनस। हमेशा प्रयास करना चाहिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आए। तो यहाँ देखो सेम चीज आया 3x माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या, क्योंकि इसकी घात 2 थी इसलिए इसके दो शून्य प्राप्त हुए, एक 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक x प्लस 1 बराबर 0। ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा दो चीजों का गुणनफल 0 है, दो लोगों का गुणनफल 0 है, तभी 0 हुआ होगा, या तो इसका गुणा 0 हुआ होगा तब 0 आ गया हो, या तो ये 0 हुआ हो या कुछ हो 0 का गुणा, या दोनों में से एक आदमी 0 रहा होगा तभी जाके टोटल क्या हो गया होगा, 0। अब ये 0 हुआ तो माइनस 4 है, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3 ना। इसे कहते हैं शून्यक नंबर फर्स्ट, या इसी को कहते हैं अल्फा। और अगर यहाँ देखेंगे तो x बराबर प्लस है तो उस तरफ जाएगा माइनस, इसको कहते हैं बीटा। बीटा यानी x बराबर कितना, -1। पहला शून्यक आ गया 4/3 और दूसरा शून्यक आ गया माइनस। अगर हम 4/3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तब भी 0। यहाँ जैसे ही -1 रखोगे टोटल 0 हो जाएगा, और 4/3 रखोगे तब भी ये क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों शून्यक मिल गए। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की। तो आप जानते हो 3x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 4 बराबर क्या, 0। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर कितना। अच्छा a बराबर बोलो, a बराबर 3, b बराबर -1, कुछ नहीं कितना मानेंगे, और c बराबर -4। और आप जानते हो शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माने माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ए, और ए का वैल्यू 3। हाँ तो वही तो कर दिए। अरे यार यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और बटे में ए माने कौन, और अल्फा इंटू बीटा आप जानते हो, अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -4 और a का वैल्यू है 3। अब जरा देखो ये हमने निकाला, अब जो आपने शून्य निकाला है उनको जोड़ो जरा, देखो यही आता है कि नहीं, जोड़ो जरा। अल्फा ये आया है और बीटा यहाँ है, तो अल्फा प्लस बीटा करो,
अल्फा का वैल्यू क्या आया है 4/3 और बीटा का वैल्यू कितना आया -3 है क्या 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटे क्या देखो मिल गया क्या इसका मतलब हम सही हैं। अल्फा इंटू बीटा दोनों गुणा करो 4/3 और गुणे कितना क्योंकि अल्फा का वैल्यू है 4/3 और बीटा का वैल्यू है -1 तो कितना आ जाएगा -4/3 देखो वही आया है क्या इसका मतलब सूत्र के द्वारा जो मान आया है वही हमारा भी आया है। इसका मतलब जो हमने शून्य निकाला है वो शून्य और प्रश्न के द्वारा निकाला गया शून्य क्या है ठीक यही करना समझ गए ना। अगला देखो नेक्स्ट ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्या ले लो जोड़ो तो कितना आना चाहिए 27। ऐसी दो संख्याएं ले लो अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो क्या आ जाए 27 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो कितना आ जाए 182 कितना आ जाए 182 ठीक। तो पहली संख्या को हम मान लेंगे x और दूसरी को क्या मान लेंगे y ना। पहली संख्या को मानेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे क्या y। माना पहली संख्या बराबर x माना पहली संख्या क्या है पहली संख्या है x और दूसरी संख्या y दूसरी संख्या है क्या है। अब इन सब चीजों को आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तभी मजा आता है। जैसे कोई पूछ लिया दो संख्या अपने मन से लीजिए दोनों को जोड़िए तो 27 आए और वही संख्या का गुणा करिए तो 182 आप खुद बना सकते हो। जैसे अपने मन से कुछ सोचो कि दो संख्या ले लिए जैसे 15 आ जाए 13 और 2 कितना 15 और दोनों का गुणा करो 13 गुना 26। किसी से आप पूछो कि दो संख्या लीजिए जोड़िए तो कितना आए 15 आए और गुणा करिए 26 आए ठीक। तो ऐसे ही बना दो शर्तानुसार। शर्त में क्या कह रहा है बोलो शर्त में कह रहा है दोनों को जोड़ो तो क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए समीकरण नंबर और कह रहा है दोनों का गुणा करिए तो 182 आना चाहिए कितना आना चाहिए 182। अगर हम y का वैल्यू यहाँ से निकाल लें y बराबर 182 बटे क्या x समीकरण नंबर मान लें क्या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण नंबर 2 का मान किसमें रखने पर 1 में रखने पर अच्छा रखो। जब रखेंगे देखो कितना आएगा x ऐसे ही रहेगा y की जगह 182 और बटे x बराबर कितना 27। फिर ये गुणा करो x² प्लस 182 बराबर 27 है ना। इधर लाओ 27 को x² माइनस 27 और प्लस 100 बराबर क्या 0। अच्छा ऐसा गुणा करो कि क्या आ जाए गुणा 182 आए और जोड़ो घटाओ तो कितना है 27 है। 14 13 14 गुणा 13 करेंगे तो 100 क्योंकि 4 तिहाई 12 तो देखो डायरेक्ट कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज किए हैं 4 तिहाई अंत में क्या है 2 है यही जुगाड़ लगा दिया 14 13 27 भी होगा। इन्हीं सब चीजों को आपको सीखना है जिससे टाइम बचेगा। ये ना कैसे हमको पता चल गया 14 13 होगा उन्होंने जोड़ लिया क्या किया ना 14 13 जोड़ेंगे 27 होगा और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा। अंत में यूनिट डिजिट क्या है इसका इकाई अंक क्या है 2। इसी से लग गया काम क्योंकि जोड़ने पे 27 आना चाहिए 14 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अच्छा 15 12 जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा 14 13 जोड़ेंगे तभी 15 12 जोड़ेंगे ना। लेकिन 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा 10 यानी 0 अंत में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। समझ गए ये सब ट्रिक लगाओगे जल्दी से कर पाओगे। ये सब सोचो आप लोग ये सब सोचने की बजाय बल्कि उल्टा सीधा करोगे ना बल्कि कुछ भी करो लेकिन ये अपना दिमाग अभी देखो बार बार मैं कहता हूँ अच्छे से आप पढ़ो नहीं तो तुम लोगों के लिए जो अब देखा ऐसे वही जीवन बीत गया है। हाँ मैं बार बार कहता हूँ कुछ पता नहीं क्यों लेते नहीं 2-3 साल पढ़ लो बस जहाँ है 8वां वेतन लग जाएगा। जो टीचर पढ़ाते हैं आमेपुर में 8वां वेतन लगने कम से कम नहीं तो एक दिन का 8,000-7,000 रुपए एक दिन का पाएंगे। हाँ लगने वाला है 2 लाख के करीब सैलरी पहुंच जाएगी। आप जाके देखो ना सरकार का 8वां वेतन आने वाला है जब आ जाएगा तो 2 लाख के करीब 7वां वेतन अभी दे रहे हैं ना सरकार 8वां वेतन लगेगा ना तो कम से कम
उछाल मार देगा 1.5 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, 2-2 लाख रुपए। चाहे जो रिटायर से 70 साल में तो रिटायर होंगे। हाँ आप नहीं समझोगे ना। अब आप अभी आज डाल के देखना यूट्यूब पे 8वां वेतन में तनख्वाह कितना बढ़ जाएगा, आप डालना, आप पता चलेगा। समझ गए? हाँ हर नौकरी में, जो भी भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी है सब में बढ़ेगी और अच्छा खासा पेमेंट बढ़ जाएगा ना। तो तुम लोग समझते नहीं हो, कुछ पता नहीं क्यों, नहीं फिर वही 15 घंटा 10 घंटा 12 घंटा खटाएंगे। हर व्यक्ति का इतना पावर नहीं है ना कि बिजनेस कर ले। 10 लाख 20 लाख हर आदमी नहीं रख पाया। कुछ पता नहीं, तुम लोग सोचते रहो। रंजीत, यही बात मैं समझाता रह गया रंजीत को, हमेशा मैं समझाता रहा रंजीत को, तो कहा कि हम कनिका कर, लेकिन ना नहीं बिजनेस में। मैं इसलिए इन लोग कहता हूँ ना बिजनेस करेंगे, घर वाले बच्चों को कहें क्या करेंगे, गांजा बेचेंगे। एक ही बार में क्या बन जाएंगे, क्या पकड़े जाएंगे, देखा जाएगा और बच गए तो हाँ। शॉर्टकट पैसा कमाना सब जानते हैं। x² माइनस 14x माइनस 13 प्लस 182 बराबर कितना? x कॉमन करो, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन करो, x माइनस 14 बराबर 0। 1 to x बराबर हो जाएगा कितना? 13 और 1 to x बराबर हो जाएगा 14। x का वैल्यू 13 और 14 आ गया, यानी एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है। 13 और 14 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, और 13 और 14 का आपस में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। समझ गए? 182। नहीं मैं तो कहता हूँ 1-2 साल मेहनत कर लो, नहीं होगा फिर जीवन तो सब कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही करें। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। सिद्ध कीजिए कि वृत्त से, ये क्या है? वृत्त है ना, ये वृत्त है, इसका केंद्र मान लो O है। जो बोल रहा है वैसे करेंगे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या से जाने वाली पर क्या होती है? लंब होती है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है? ये स्पर्श रेखा है, ये लंब होती है। आपको ये प्रूव करना है। स्पर्श रेखा पर लंब ना हो तो जब लंब कौन वही लंब करो या इसको लंब करो, क्या होगा? लंबाई है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर मत बोलो, देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, सही है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ लिखेंगे ना, लंब तो होता है लेकिन सिद्ध करोगे कैसे? इसमें देखो लिखना है। लिखेंगे न्यूनतम, देखो ये एक सरल रेखा है ना, तो अगर आपसे यहाँ से पूछ ले, ये देखो अगर हम यहाँ से कहें बताओ ये है दूरी, ये है दूरी, ये है दूरी, ये दूरी, ये बताओ सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगा? यहाँ O से अगर हम माने AB है ये रेखा AB,
कोई रेखाखंड है और O यहाँ है मान लो, इसे M मान लो, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो, ये S, ये T U और ये क्या P। अच्छा आप ये बताओ, जो सरल रेखा O से खींचा गया है सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगी? सबसे न्यूनतम, हाँ, O से M। और जो न्यूनतम दूरी होती है वो किसी भी रेखा पे सदैव लंब होती है। न्यूनतम दूरी सदैव रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब हम पहले करेंगे क्या, देखो जैसे इसको मिलाएंगे, पहले लिखेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला रेडियस होगा, ये R है, R में कुछ जुड़ा है क्या? R में जो जुड़ा है उसको मान लो X है, यहाँ से यहाँ तक X है, ठीक। अगर हम इसको भी मिला दें तब ये देखो R है और ये यहाँ कुछ न कुछ जुड़ा होगा Y है, ठीक। यहाँ लिखना है कि पहले लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर AB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। AB एक स्पर्श रेखा जो कि किस बिंदु को स्पर्श कर रही है? बिंदु M पर स्पर्श कर रही है। फिर लिखेंगे कि जो न्यूनतम दूरी होती है वह किसी भी रेखा पर लंब होती है। न्यूनतम दूरी सदैव किसी भी रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे O यहाँ जो भी लिखे हो, यहाँ मान लो आपने माना है OP, P माने हो कहीं नहीं, OP मान लो, और OQ। OP बराबर है R प्लस X के और OQ बराबर है R प्लस Y के और OM बराबर है केवल R के। क्योंकि OM R है, सबसे न्यूनतम दूरी है, अतः केंद्र से न माने वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई क्या है? लंब है। इसका उल्टा भी सत्य है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? 90 डिग्री होती है। ये लिख लोगे कि लिखें? लिखना जो मैंने बोला है फिर से लिखना है। लिखना क्या है कि न्यूनतम दूरी सदैव किसी भी रेखा पर क्या होती है? पहला ही प्रमेय है आपके यहाँ, प्रमेय नंबर फर्स्ट, और उसमें यही भाषा ही लिखा है, कुछ है नहीं कि तभी हम पहला एनसीईआरटी पहला देखोगे ना, यही भाषा आप लोगों को प्रूव कराएंगे। पहले प्रमेय है, बिल्कुल सेम पहले प्रमेय ना, लेकिन वहां भी लिखा है, यही लिखा है R प्लस एक्स R प्लस वाई, जाके देखना आज, ठीक। पहले प्रमेय है ये, ठीक, लिख लोगे ना। लिखना है कि किसी भी रेखा पर जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो सदैव क्या होती है? लंब होती है। सदैव क्या होती है? लंब होती है। और आप देख ही रहे हो ये स्पर्श रेखा है, केंद्र से अगर हम यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो यहाँ OP की दूरी देखेंगे तो X प्लस R आएगा, OQ देखेंगे तो Y प्लस R आएगा, जबकि OM देखेंगे तो हमेशा क्या है? R है। तो इसका मतलब सबसे न्यूनतम दूरी R है। अगर हम OM की बात करें, OP जो है वो बड़ा है किससे? OQ से ना, OQ, ठीक। OQ, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि OQ तो लंब हो सकता है, लेकिन फिर जब OQ देखेंगे, OQ बड़ा है किससे? OM से, और OM से बड़ा कोई संभव नहीं है, अतः यह सबसे न्यूनतम OM जो है वो सबसे न्यूनतम दूरी है। अतः जो न्यूनतम दूरी होती है वो किसी भी रेखा पर सदैव क्या होती है? लंब। बस ये लिखना, ठीक। मैंने बहुत बार समझा दिया इसको, आप लिख लेना। लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है, फिर रचना करेंगे, फिर बता देंगे। D, अच्छा फिर आया सिद्ध ही करने का। अच्छा ये दोनों सेट जो है उनमें सिद्ध, एक नंबर वाला सरल था, छठवां सेट और सातवां सेट दोनों सेट का एक नंबर वाला सरल था, लेकिन दूसरा नंबर जो 2 नंबर क्वेश्चन आया उसमें दोनों में सिद्ध करने का था। इसके पहले वाले में दो सिद्ध करने वाला था, इसमें भी 2 हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुजों के क्या हो, एक त्रिभुज ये है ABC, इनके संगत कोण क्या है? बराबर है। ABC X Y Z, ये मान लो कोण X है, यहाँ बना कोण Y है, यहाँ बना कोण Z है, और एक त्रिभुज मान लो कौन है? PQR ना, PQR, ये भी कोण X है, ये कोण Y है, ये कोण Z। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि संगत कोण आपस में क्या है? 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं ना। नहीं कह रहा है, सिद्ध कीजिए यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, अगर कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। इनकी संगत भुजाएं जो हैं वो एक ही अनुपात में क्या होती है? ये बराबर है
ये इसके बराबर है ना, और ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, ऐसे कहा। ठीक, तो ये दोनों, इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के। हाँ, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के ना। यहाँ लिखेंगे क्या है, दिया है, ये सब दिया है। अगर कोण बराबर है ना, अगर कोण बराबर है, देखो मैं करूंगा क्या, अपने मन से रचना। इस वाले त्रिभुज को अगर उठा के यहाँ रख दिया जाए ना, और ये वाला देखो कोण, अगर कोण बराबर है, इसका मतलब यहाँ y है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ b होता और यहाँ c होता ना, तो बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण पहले बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण पहले देखो यहाँ दिया है, b की जगह क्या था, y, और c की जगह क्या था, z था। अच्छा ये बताओ, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये कब संभव होगा, जब ये दोनों क्या हो, समांतर हो। और समांतर होने पर याद करो किसका प्रमेय लग जाएगा, थेल्स का प्रमेय। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स के प्रमेय से PB अपान BQ बराबर PC अपान CR, PC अपान CR। और आपने मान लिया है कि PB जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। PB जो है वो किसके बराबर है, तभी तो वहां जाके सेट हुआ है। यानी यहाँ पे PB बराबर है किसके, AB के। तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से, रचना लिख लेना, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से लिखेंगे PB बराबर है PB बटे BQ बराबर PC बटे CR। ठीक, अब देखो PB बटे BQ, PB को हम लिख सकते हैं, देखो P से B को लिख सकते हैं AB, क्योंकि माना है हमने PB की जगह AB बटे BQ, और BQ लिख दिए BQ ना, और PC को लिख सकते हैं AC, और बटे CR। अच्छा बताओ, संगत अनुपात भी क्या हो गए, बराबर। अगर दो त्रिभुजों के संगत अनुपात भी बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाएंगे। दोनों, यही सिद्ध करना था। क्या हो गया, बस 2 नंबर का था ना, इसीलिए ज्यादा नहीं लंबा दिया है। ठीक, मिटा दें। हाँ, बस इतना है, खींचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। संगत कोण बराबर संगत भुज अनुपात बराबर ना, कोण बराबर है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, यही तो सिद्ध करना होता है, बराबर होता है। लेकिन आप सिद्ध करोगे तब हाँ, संगत कोण बराबर है, दिया है। आपको सिद्ध करना था कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, सिद्ध ही करना है, जब आप मान कर ही दोगे कि इनके संगत कोण बराबर है, इसलिए संगत भुजाएं भी क्या होंगी। तो किए क्या, कुछ किए, ये रचना तो करना पड़ेगा ना, ये रचना आपको करना पड़ेगा भैया, बिना रचना किए कैसे करोगे। नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार दर्शा रही है। विद्यार्थियों को माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब तो 9, 10 सबको एकदम माध्यिका या माध्यक पूछे तो एकदम बढ़िया से याद हो जाना। इतना क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन हो गया। भार दिया है, भार किलोग्राम में है, और विद्यार्थियों की संख्या है, भार। और भार क्या दिया जानते हो, किलोग्राम में। भार जो है केजी में दिया है। जरा बोलो, किसी के पास है, नहीं है, बोलो 40 से 45, बोलो 40 से 45, 45 से 50, बस थोड़ा धीरे, 40 से 50 से कितना है ये बता दो। 70 से बस बस वही बोल, 55, 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, बस यही तक है ना। यहाँ बोलो क्या है, 2, 8, 6, 6,
छः छः तीन दो। तीन दो। ठीक, जरा ये बताओ कि हमको मध्यिका पूछा है, क्या पूछा है? अच्छा, मध्यिका पूछेगा या माध्यक, मध्यिका कह लो या माध्यक कह लो, तो आपको क्या निकालना रहता? संचयी बारंबारता। क्या निकालना रहता? संचयी बारंबारता हम अंग्रेज बताएंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। 2 3 2 5 5 8 13 13 6 17 19 19 19 6 25 25 3 28 28 2 यानी सबका जोड़ जो आएगा वो 30 आएगा, यानी सिग्मा एफ जो आएगा वो 30 आएगा। इसका आधा कर दो, इसका आधा यानी 30/2 कर दो, कितना आएगा? 15। क्या आ जाएगा? अच्छा ये बताइए 15 किस में मिलेगा? 15 5 में कि 13 में कि 19 में? 19 में मिलेगा। गुड, 19 में मिलेगा। तो 19 वाले को इसको कहते हैं यफ, इसको क्या कहते हैं? इस वाले को लोअर लिमिट एल कहते हैं, इसके ऊपर वाले को कहते हैं सी एफ। क्या कहते हैं? अंतराल कितने कितने का है? इसे कहते हैं यच। इसे क्या कहते हैं? अब माध्यक बराबर या मध्यिका बराबर होता है माध्यक या मध्यिका। माध्यक या मध्यिका बराबर L + n/2 माइनस सी एफ और पूरे के बटे क्या? एफ। पूरे के बटे एफ। अब इनटू में एच, इनटू में क्या? अच्छा 9 वाले अगले साल ना मुझको ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा चैप्टर। जो 9 वाले पढ़े हैं ना मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, केवल आपको बता देंगे, बस 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, काम हो जाएगा, क्योंकि सब का सब वही है। नए बच्चे आएंगे तो पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? इन लोगों का और अच्छे से हो जाएगा। n/2 यानी कितना? 15। सी एफ का वैल्यू 13। हाँ, संचयी बारंबारता ना। अंग्रेजी आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है क्या, एक बार देख लेना। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं क्या? आगे 6। हाँ वही संचय। क्रिटिकल नहीं, क्रिटिकल देख लेना एक बार। h बराबर कितना? 5। हाँ 13 में से 2 आएगा 10/6 इंटू 2/6 2 तिहाई 5/3 हो जाएगा। 55 + 5/3। अब 5/3 तो 3 को भाग देंगे ना, तो 55 + 1 सही 2/3। 3 1 क्या? 3 3 2 5/3 को ऐसे लिख दिए। अब इधर 55 और 1 कितना? 56 + 2/3 और 2/3 का मतलब 6 होता है, 0.66। तो 56.66 आ जाएगा। यही क्या? माध्यक या मध्यिका? माध्यक या। अच्छा एक चीज आप याद रखो, माध्यक भी उसी को कहते हैं, मध्यिका भी उसी को कहते हैं। बार बार मैं आपको बता दिया हूँ। और माध्य अलग चीज है, माध्य अलग चीज है। और फिर याद कर लो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। याद रख लो, बार बार याद करो, कितने आप याद हो जाएगा। हो गया? मिटा दे, उत्तर देख लिया करो। अब देखो फिर आ गया यफ नंबर। यफ जो है एकदम प्रायिकता भी आपको याद हो गया होगा। प्रायिकता इतना सरल है, इसमें कितने गेंद है, गेंद की संख्या को गिन लो, जिस कलर का पूछ रहा है वही कलर बटे संख्या, टोटल आ जाएगा क्या? जैसे इसमें देखो दूसरे का कौन सा, दूसरे का यफ देखो करा। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे है, रेड कलर के कंचे कितने हैं? 5 ठीक। व्हाइट कलर के कंचे कितने हैं? 8 हैं ना। हरे रंग के, ग्रीन कलर के 60। मत बोलो जी। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्षा निकाला जाता है, जिसकी कुल बताओ टोटल कितने हो गए? टोटल 8 5 13 13 4 17। टोटल कितने कंचे हैं? 17 कंचे। करा लाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड,
लाल रंग के प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कंचा। तो रेड कंचे कितने हैं और टोटल कितने हैं फिर पूछा है। ये तो पहले का उत्तर हो गया। दूसरे का उत्तर देखो क्या पूछा है, सफेद हैं। सफेद कितने हैं 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बटे क्या। तीसरा देखो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है हरा नहीं है। हरा अच्छा चाहे तो आप हरा को छोड़ दो बाकी जोड़ दो, हरा को छोड़ दो बाकी जोड़ दो। 8 और 5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं मतलब यहाँ डैश कर देंगे, ग्रीन नहीं मतलब डैश कर देंगे। 8 5 13 बटे 17, 13 बटे 17। और ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हो, ग्रीन निकाल लो 1 से घटा दो, प्रोबेबिलिटी आप ग्रीन निकाल लो। ग्रीन कितने हैं 4, 4 बटे अगर निकाल आने की देखो 17 बार में 4 बार ग्रीन आता है, 17 बार में 4 बार कितनी बार ग्रीन नहीं आएगा 13 बार नहीं आएगा। अगर 17 बार में से 4 बार ग्रीन आता है तो 13 बार नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। 17 दैया अगर तू खेल खेला था, 4 दैया हारत है तो कई दैया जीतत हो 13 बार जीतत हो। बात खत्म। ठीक, ये प्रायिकता बहुत सरल है। 4 नंबर आपको बिना मतलब को देता है, बिना मतलब अब इतना बिना 4 नंबर देगा। अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, केवल प्रायिकता पढ़ ले और विकल्प उसका सही हो जाए तब भी काम बन जाएगा। पास हो नहीं जाना था तो फिर बात तो क्या करेगा। तीसरे का पहला अथवा नहीं। देखो है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका n वां पद an बराबर 3 + 2n दिया गया है। an दिया है, an बराबर दिया है 3 + 2n ना। इसके कितने पदों का योग कहा जानते हो 24 पदों का योग पूछा है, 24 पदों का। तो आप करो क्या जानते हो, पहले पहला पद निकालो। कौन सा पद पहला पद निकालोगे 3, 1 रखेंगे n बराबर 1 2 डॉट 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 24 रखने पर डायरेक्ट करो, बहुत लंबा नहीं है। पहले n बराबर 1 रखो, a1 बराबर 3 + 2 × 1 5 आ जाएगा। पहला पद 5 हो गया। a2 निकालो, दूसरा पद निकालो 3 + 2 × 2, 2 दूना 4 3 कितना, दूसरा पद आ जाएगा 7। अच्छा पहला पद आ गया। अब 24वां पद निकाल लो। कौन जाए लगती 24वां पद निकालो, 3 + 2 × 24, 24 दूना 48 30 51, 48 3 इसका 24वां पद हो जाएगा 51। ठीक, अब जरा देखो ये श्रेणी कैसा बन गया जानते हो। ये बन गया पहला पद बताओ 5 है, फिर 7 है, फिर डॉट 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 51। अंतिम पद आपको पता है। एक मान यार 5 हाँ यार पहला पद है ना 5 है, 5 ना 3 1 3 2 1 3 2 कितना बराबर 1 + 3। हाँ? जैसे एक 24 का मान करेंगे तो 1 + होता है। हाँ ए 24 निकाल रहे हो तो 3 + 2 × 24, 3 + 24 बराबर 1 + 3 एक मान 5 बना। हाँ 24 यहाँ रखना है डायरेक्ट यार, 24 यानी डायरेक्ट 24 रखना। हमको 24 पदों का जोड़ चाहिए ना, तो यहाँ कितना रख दिए 24। हमको थोड़ी लगाना है, यहाँ n वां पद दिया है खुद है। हमको अगर निकालना होता ना 24वां पद तो a + 23 डी रखते, तो d थोड़ी निकालना है, तो हमको अपने हिसाब से निकालना है। a पता चल गया, l पता चल गया, d बताओ d बराबर हो जाएगा 7 - 5 बराबर कितना 2। अच्छा n बराबर होता है n/2 और a प्लस कितना l। तब जब हमें पद दे रहा है, पदों की संख्या दे रहा है, पहला पद रहा है अंतिम सब तो निकाल ले रहा है। तो देखा कितना पद का जोड़ कहेगा 24, यहाँ हो जाए 24/2 पहला पद 5 अंतिम पद 51 ना। 2 इस कटा देगा 12, 12 हो जाए 51 5 कितना 56।
12 छन 72, 12 पंचे 60, 2 62 और 6 62 और 5 67। देख ला कितना आए, कितना आंसर आए। 12 छन 72, 2 5 से 7, 12 पंचे 60, 10 ना 7 60 67। देख लो देख लो आकाश कितना है उत्तर। 672 मिल गया। अथवा कर लो, अथवा भागने के चक्कर में रहते हो। मैं तो नहीं समझ में आता का क्या है कौन तीसरे का अथवा कर लो, फिर कल सुबह करके खत्म कर देंगे। तीसरे का अथवा क्या रहा है भागने के चक्कर मत रहो। 4-5 क्वेश्चन बचा है, उड़ा दें आज। अरे छोटे छोटे हाँ। 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, हम उनके अंकों को पलटने पर अगर थक गए हो तो रहने दें। जिसको जाना हो जाओ। 2 अंकों की बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मैंने बता दिया 2 अंकों की संख्या माना XY, माना 2 अंकों की संख्या कौन है? 2 अंकों की संख्या बराबर है, मत बोलो जी। यहाँ देखो 2 अंकों की संख्या अगर मानना कह देंगे नहीं मान पाओगे। XY और इसको लिखते हैं 10x + y, 10x प्लस। और किस नियम से लिखते हैं? जैसे आपने कक्षा 6, 7, 8 में का निकालते थे स्थानीय मान, उसी तरीके से कर रहा है। शर्त में इनके अंकों को पलट दिया जाए शर्तानुसार। प्लेस वैल्यू है। देखो अब इसको करेंगे क्या जानते हो? अब है 10x + y का शर्त में करा, इसके अंकों को बदल दें। अंकों को क्या करें? तो जोड़ जो है XY और YX लिख दें, तब जोड़े ना तो 66 आता है। कितना आता है? तो XY को आप लिखते कैसे हैं? 10x प्लस और YX को और बराबर कितना? 11x और 11y बराबर x + y बराबर आ जाएगा 6। समीकरण नंबर कितना? सही है। और आगे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर कितना हो? अगर घटाए ना तो 2 आना चाहिए। अंकों का अंतर दूसरे शर्त में, द्वितीय शर्त में कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार संख्याओं का अंतर 2 है। क्या है? अब दोनों को जोड़ो। समीकरण 1 + 2, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दो। x + y बराबर 6 और x - y बराबर कितना? कट गया। x बराबर आ जाएगा 2 लोग मिलकर के 6 रुपया रखते हैं। हाँ, x + y बराबर 6 है तो y बराबर आ जाएगा 2। अच्छा बताओ संख्या कौन थी जानते हो? 24। संख्या कौन थी? x y यानी 2 और 4 24 थी। 24 को उल्टा करेंगे कितना आएगा? 42। 24 और 42 जोड़ो जरा। हाँ यही तो कहा है, संख्या लिखो और संख्या के पलट कर जोड़ो, पलट के लिखो और जोड़ो। संख्या लिखो, संख्या के अंकों को पलटो और जोड़ दो। कितना आना चाहिए? और संख्या का अंतर कितना आना चाहिए? चाहे 24 में से घटाओ 4 में 2 घटाओगे कितना आएगा? चाहे 42 में से घटाओ 4 में 2 घटाओ क्या? अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को, बड़े में से छोटे को क्या करना? घटा देना। ठीक यही है, देख लो समझ गए।
आकाश बैठो, तुम लोग बैठो और खत्म कर देंगे, इनको जाने दो। कोई दिक्कत नहीं, कैमरे का आगे और क्या पढ़ने के लिए जमे हो रहते हो। चौथा कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो चौथे का ये देखो आंधी आया, ये पेड़ क्या हुआ है यहाँ देखो टूट गया। देखो ये आंधी आया और आंधी की वजह से पेड़ टूट कर क्या हो गया, गिर गया। देखो जब आंधी आया होगा तो पेड़ का ये ऊपरी सिरा ऐसे टूट करके इसको छू लिया होगा। ये वाई वाला टूटा था, वाई आके नीचे पड़ गया। ठीक, आंधी आया और पेड़ टूटकर गिर जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर के जमीन को छूने लगता है। पेड़ के शिखर को भी टच कर रहा है और जमीन को भी छूने लगा है। ठीक, छू लेता है, जमीन छूने लगता है और इससे साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाने लगता है। ठीक, आगे कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पेड़ के जहाँ पेड़ है ना, पेड़ का जड़, वहां से जहाँ छू रहा है वहां तक का दूरी कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है जानते हो? आपसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई। हाँ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैंने एक बताया है एक चीज कि कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना होता है। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 30 डिग्री के सामने पहले निकाला। अच्छा ये बताओ 30 है तो यहाँ क्या होगा? 60 होगा। 30 है तो यहाँ 60 के बगल मान छोटा की बड़ा? छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, अंडर रूट 3 से भाग करते हैं। 8 बटे अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहाँ 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट। अच्छा ये बताओ कर्ण हमेशा जो होता है 30 डिग्री के सामने का डबल, तो यहाँ 30 डिग्री के सामने है कितना? 8 बटे रूट में 3, इसका 2 गुना करेंगे 16 बटे रूट में कितना? अच्छा हमको x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया। पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो यानी h बराबर x प्लस वाई। h बराबर पेड़ की ऊंचाई में x और y दोनों शामिल है क्या? x इधर है और ये y इधर, तो कितना? x 8 बटे 3 इधर है और y का वैल्यू 16 बटे 3 इधर है। 16 8 कितना? 24। 24 बटे 3 पर मेयीकरण कर दो। अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, 3 से बाहर हो जाएगा तो 24 अंडर रूट 3 और बटे 3, 3 अठे 8 रूट में क्या? पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? 8 अंडर रूट। तुरंत उत्तर आ गया। अब आप तरीके से करोगे तो भी देख लो। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? हाँ, tan 30 अंश बराबर लंब बटे लंब है कितना? x, आधार है क्या? 8। सही है। अंडर रूट tan 30 अंश का वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3, तो x बराबर 8। 8 का तिर्यक गुणा करो, x का वैल्यू 8 आ जाएगा 8 बटे अंडर रूट। हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया, सेकेंडो नहीं लगा। समझ गए? अब आपको देखो कर्ण भी चाहिए क्योंकि y टूटा हुआ हिस्सा है, तो अब कर्ण निकालने के लिए किसको लगाओगे? sin 30 अंश। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब पता है और कर्ण भी ये है। sin थीटा लगा दो, चाहे कास लगा दो, आपका मन। क्योंकि हाँ, आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण निकालना है। तो आधार और लंब और कर्ण किस में होता है? साइन और कोसेक, साइन और कास में, और कोसेक में, सेक में, चाहे जिसको लगाओ, चाहे जिसको लगाओ। लंब और आधार छोड़ के बाकी चाहे जिसको लगाओ। किसको लगाएं? साइन लगाओ। साइन कितना डिग्री? 30 बराबर लंब। लंब कौन है? x है।
और बटे आधार लंब बटे कर्ण कौन है y। x का वैल्यू आप पता कर लियो, 1/2 हो जाएगा। x का वैल्यू 8 रूट में और बटे में y, 8 दूना तो y का वैल्यू आ जाएगा 16 बटे रूट में 3। आ गया। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को आपने माना है h बराबर x प्लस वाई, x का वैल्यू आपने निकाल लिया है 8 बटे रूट 3 और y का वैल्यू 16 बटे रूट 3, 24 बटे क्या हो जाएगा। अब तो वही चीज है। ठीक, देख लो कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप स्पीड से करोगे बहुत टाइम नहीं लगने वाला। देख लो। ठीक, अभी 1-2 और बच गया, बस 2 और बचा। भागने के चक्कर में क्यों रहता है, चोहरा वोहरा उठ गया। देख क्वेश्चन हुआ या कहा से एक ऐसा लड़का है जो एकदम स्थिर रहता है, एकदम जब तक पढ़ावा में मन के पढ़ा के वो बैठा है। खराब है सबसे पहले बात हमारे साइकिलिंग करना नहीं, खत्म कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। 60 मीटर ऊंचे भवन, देखो ध्यान से सुनना, इधर बना लो। कई मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर। अच्छे दूर बनवा जब दिखाए अच्छे से, नहीं गड़बड़ाई जाए। ठीक, ऊंचा भवन कितना बा, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचा भवन, तो इधर भवन है 7 मीटर का। अभी पता चले कौन ऊंचा है, अभी नहीं पता है, ऐसे बना रहे रैंडम, वो तो बाद में पता चलेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उन्नयन कोण 60 है, इसका मतलब ऊपर होगा केबल टावर ना। यहाँ कई डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। अगर इधर 7 है, यहाँ से यहाँ तक, तो इधर 7 हो जाएगा ना। अब क्या कर रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। अगर यहाँ से ये वाला 45 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो कह क्या रहा है जानते हो, कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम इसको मान ले रहे हैं, ऊंचाई इसका x मान लो, x। तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको चाहिए टावर की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा x प्लस कितना, 7। यही हमको चाहिए, x प्लस 7। x मिल जाए, काम हो जाए। एक बार देखो, यहाँ मान लो a, यहाँ मान लो b, यहाँ मान लो C, यहाँ मान लो D, यहाँ मान लो E। किस त्रिभुज की बात करोगे, पहले ACD का ना, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD में बताओ tan कितना, tan 45 अंश बराबर लंब यानी पूरा x प्लस 7 और बटे आधार मान लो यहाँ तक क्या है y। ठीक है, y बराबर है तो y बराबर tan 45 के वैल्यू a बराबर x प्लस कितना, तो बटे y बराबर x प्लस समीकरण नंबर। अब लगा tan 60 ना, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में tan कितना डिग्री, tan 60 बराबर लंब कौन है, x और बटे आधार y। यहाँ तो y रहेगा, 60 अंश का वैल्यू √3 बराबर x बटे y को 3 गुणा कर दो, y बराबर हो जाएगा x बटे √3 समीकरण नंबर। क्योंकि हमको x ही चाहिए, अब y का वैल्यू लाके यहाँ रखो। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। y की जगह क्या है, x बटे √3 बराबर x प्लस कितना, 7। इधर ले आओ, फिर ये गुणा करोगे ना, तो x बराबर √3 और प्लस 7 रूट में 3। x को इधर ले आओ, x माइनस √3 बराबर 7 रूट में कितना, 3। x कॉमन कर लो, तो 1 माइनस √3 बराबर कितना, 7 रूट में 3। तो x बराबर हो जाएगा 7 रूट में 3 और बटे 1 माइनस परिमेयीकरण करो, 1 प्लस √3 और बटे 1 प्लस √3। यहाँ से माइनस में आ जाएगा क्या, x बराबर हो जाएगा 7 रूट में
3 और ब्रैकेट में 1 प्लस कितना √3 और बटे 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, यहाँ -2 आ जाएगा। x बराबर 7 क्या 7√3 और 7 3 21 प्लस 21 और बटे में माइनस में क्या x का वैल्यू आ गया, इसी में 7 जोड़ दो। क्या करो 7 जोड़ोगे तो h पता चल जाएगा। h बराबर होता है x + 7। x का वैल्यू क्या आया 7√3 प्लस 21 और बटे माइनस में 2 और प्लस क्या 7 दूना 14 तो 7 रूट में 3 और इधर आ जाएगा कितना प्लस 21 और माइनस और बटे में माइनस क्या करो 14 में से कहीं जाएगा -7 तो 7 रूट में 3 और माइनस प्लस 7 और बटे -2। बस यही आएगा क्या पूरा भाग कर लेना जो भी आएगा ना। मिलाना कहीं तेज से कर दिए तो कहीं गलत उलट तो नहीं हुआ है, सब जगह सही है ना, देख लो। टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 1। टावर की ऊंचाई जरा 7 बाहर किया √3 प्लस 1, नीचे 1 होना चाहिए। 7√3 प्लस 1 हाँ ये 7 बाहर कर लिया है, √3 प्लस 1 दे रहा है, नीचे वाला 2 नहीं दे रहा है। क्या करना क्यों मिटा देंगे या 8√3 प्लस 1 कहीं से गड़बड़ हुआ है क्या सही है y यहाँ जाएगा है फिर ये गुणा करोगे सही तो है यार। एक बार स्कैन कर रहा पहले अगर आज 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर की केबल की टावर के शिखर को 60 और इसके पास का अनुमान कोण 45 है, टावर की ऊंचाई हाँ तो नीचे वाला वाई है तो ये भी वही तो रखे हैं यार। कौन 45-60 सही है ना, दिया है गलत तो क्या करेंगे ना, एक बार देख लेना। तरीका तो मैंने सब कुछ सही बताया है। एक और बचा पांचवा 7 सेमी भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा 7 ही होगा और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मैंने बता दिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कई बार मैंने बता दिया है ना, इसको छोड़ दे रहा। एक और बचा है 20 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का कोई जीवा 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो संगत लघु और बताइए एक करना वाला मैंने कई सेट में कराया हो जाएगा। बताए तो है बता दे रहे हैं थोड़ा सा है। सर थोड़ा लाइट जला 20 सेमी त्रिज्या त्रिज्या कई सेमी है वो है ये है बी है ना, क्या दिया है 20 सेमी त्रिज्या केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। केंद्र पर कई डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित करता है संगत लघु और दीर्घ जीवाखंड का क्षेत्रफल। अच्छा जीवाखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, जीवाखंड का क्षेत्रफल, जीवाखंड का जब भी जीवाखंड दे दे त्रिज्यखंड ना बल्कि जीवाखंड, हमको इसका निकालना है। त्रिभुज हटा देंगे, त्रिभुज क्या करेंगे देखो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को क्या करेंगे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक। तो कैसे करोगे त्रिज्यखंड का पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 दिशा में 50 पाई r स्क्वायर थीटा और बटे 300 इनटू माइनस 1/2 बगल बगल का साइड 20 × 20, यहाँ भी 20 है यहाँ भी 20 होगा
20 गुणे 20 और साइन साइन 60 साइन बताओ यहाँ से कटा दो 0 से 0 36 आ जाएगा यानी 400 पाई बटे 6 और माइनस 20 हो जाएगा यहाँ 10 200 हो जाएगा 200 और √3 बटे 100 √3 कितना तो 400 पाई 400 देखो 4 गुणे 3.314 लिख दो और बटे में 6 लिख दो। कैसे 314 लिख दिए जानते हो? यहाँ डबल जीरो को मैंने हटाया, पाई का वैल्यू 3.14 पुट किया और दशमलव हट गया। अरे समझ लो पाई की वैल्यू। अब इधर अब यहाँ 1.732 डबल जीरो से गुणा करोगे 173.2 ये होता है ना 1.732 100 से गुणा करोगे तो इधर 0.2 अंक हट जाएगा। ठीक अब करो 6 से कटाओ 2 दूना 4 2 3 6 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा। अब 314 दूना 728 314 दूना 700 सही है ना 3 दूना 628 314 का दुगना करोगे तो 3 दूना 600 हाँ सही और बटे में 3 और माइनस 173.2 3 का गुणा कर दो 3 दूना 628 माइनस 3 दूना 3 तिया 9 3 सते 3 क्या 3 और 2 5 दशमलव बटे में 3 घटाओ 10 में 6 जाएगा यहाँ 0 बढ़ाएंगे ना 10 में 6 जाएगा 4 आएगा। ठीक दशमलव यहाँ कई बचेगा भैया 7 17 में से 9 जाएगा 8 सही है। यहाँ 11 में से 1 जाएगा 10 का 0 और यहाँ 5 5 में से 5 जाएगा 0 बटे कितना भाग देकर कितना आ जाए जो भी आएगा। ठीक घटाए हैं गलत देख लो डायरेक्ट 3 का भाग देंगे तो 628 में तक घटाई रहे होते। हाँ जैसे 6 8 2 10 6 16 हाँ समझ गए। अब तो कर लोगे ना। अब दीर्घ वाले में करेंगे क्या जानते हो? छोटे वाले निकाल के बड़े वृत्त का निकाल करके छोटा वाला क्या करना वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का हटा दोगे तो बड़े वाले का पता चल जाएगा। 108.4 सही है। 36 तिया 3 तिया 9 3 6 18 और 3 क्या 3 और 1 हासिल ना जी 3 क्या 3 हासिल 1 3 तिया 36.13 उत्तर भी यही दे रहा है क्या? हाँ 36.32 आ रहा है। ठीक अब कर लोगे ना बस। अब आपका सेट हुआ खत्म। कल आप लोग लाएंगे हिंदी। रखो जल्दी भागो मत।